नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम मुगल मराठा संघर्ष को देखेंगे। हम यह देखेंगे कि कैसे यह संघर्ष शुरू हुआ और हम यह देखेंगे कि कैसे इस संघर्ष ने अंततः जो मराठा साम्राज्य है उसकी पूरी पृष्ठभूमि को तैयार किया और कैसे इसी मराठा साम्राज्य ने मुगलों के पतन में सबसे ज्यादा योगदान दिया। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकेगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वह वहीं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शुरुआत से समझते हैं। इस बात की हमने वैसे चर्चा कई बार की है कि मराठा दरअसल है कौन। अब इसमें एक घटनाक्रम हमने समझा था कि क्या यह सिसोदिया वंश से कनेक्टेड है, वह हमने समझ लिया था, और क्या यह स्थानीय है, यह हमने समझ लिया था। फिर हमने यह समझा कि जो आपका बहमनी सल्तनत है उसमें यह सैनिकों के रूप में काम करते थे। बात ज्यादातर यह प्रूफ होती है कि यह स्थानीय लोग थे और स्थानीय लोगों में यह कृषक थे। बाद में यह सैनिकों के रूप में बहमनी सल्तनत में भर्ती होने लगे। फिर सैनिकों से यह प्रशासक बन गए, क्योंकि जो आपका बहमनी सल्तनत है यह टूट गया। और टूटा कितने, 5 टुकड़ों में। उनमें से जो आपका अहमदनगर है, जो आपका बीजापुर है और जो आपका गोलकुंडा है, यहाँ पर जो आपके मराठा है वह ज्यादा सक्रिय थे। इसके अलावा जो आपका बरार है और बीदर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे। यानी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पर जो मराठा लोग हैं वह बहुत ज्यादा सक्रिय थे, सैनिकों के रूप में भर्ती थे और वहां पर काम करते करते धीरे धीरे वह ऊंचे पदों पर पहुंच गए। और जब बहमनी सल्तनत कमजोर हुई, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के जो सुल्तान हैं वह कमजोर पड़े, तो इन्होंने अपनी शक्ति को और बढ़ाया। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, क्योंकि यह सब कुछ हो रहा है दक्कन में, उत्तर भारत में अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य है और मुगल साम्राज्य भी विस्तार करना चाहता है, अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है और यह भी पहुंचना चाहता है दक्कन में और दक्कन में अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहता है। अब होगा क्या इससे, दक्कन में बहमनी सल्तनत है तो दरअसल जो युद्ध होगा वह किसके किसके बीच होगा, मुगलों के बीच और बहमनी सल्तनत के बीच। क्षेत्रों को लेकर यहाँ युद्ध होगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो बहमनी सल्तनत है, यहाँ पर जो मुख्य सैनिक है वह अब कौन है, मराठा है। मराठों के हाथ में बड़ी बागडोर है, बड़ी शक्ति है। तो दरअसल युद्ध किससे होने लगेगा, मुगलों से और मराठों से। लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं है, यानी सीधा संघर्ष नहीं है। सीधा संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मराठा लड़ रहे हैं बहमनी सल्तनत की तरफ से या फिर उसके उत्तराधिकारी राज्यों की तरफ से। लेकिन हम धीरे धीरे क्या देखेंगे कि जो यह उत्तराधिकारी राज्य है यह हो जाएंगे कमजोर। और कमजोर होने का मतलब है कि मुगल शासन जो है वह ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। अब इसमें जो मराठा है वह आ जाएंगे डायरेक्ट भूमिका में। क्यों, क्योंकि अगर यह जो आपका अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, यह कमजोर हो जाएंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा, मुगल हो जाएंगे। यानी मुगलों की शक्ति यहाँ स्टेब्लिश हो जाएगी। अगर मुगल स्टेब्लिश हो जाएंगे, और उसमें भी हम देखते हैं कि अब काल है किसका, शाहजहां का, क्योंकि हम मराठों का उदय मुख्यतः यहीं से देखते हैं। हालांकि हम यह पाते हैं कि अकबर भी कोशिश कर रहा था, उसके बाद जहांगीर भी, वह भी कोशिश कर रहा था कि दक्कन पर नियंत्रण हो जाए। अकबर के समय हम देखते हैं कि अहमदनगर पर हमला भी होता है, उसमें कई सारे घटनाक्रम हमने ऑलरेडी देखे हैं। कुल मिलाकर प्रयास तो हो रहा था लंबे समय से, लेकिन जो मराठों वाली बात है वह मुख्यतः उभरती है शाहजहां के काल में। जहां तक मतलब जब शाहजहां का काल है तब मराठा अब आ चुके हैं मुख्य भूमिका में। तो अगर यहाँ पर यानी दक्कन में मुगलों का सीधा कंट्रोल हो जाता तो उससे होता क्या, इस्लामी शासन व्यवस्था। और मराठों में भी जो हम चरम देखते हैं वह कब देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम। तो इस समय कौन है, औरंगजेब। और औरंगजेब की जो नीति है वह क्या है, इस्लाम समर्थक। लेकिन इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे है अन्य धर्मों का विरोधी, या फिर हम यह कहें पतन करता, मतलब अन्य धर्मों को यह समाप्त करना चाहता है। तो अब जो यहाँ पर शक्ति है, शिवाजी की शक्ति, इसका टकराव होगा औरंगजेब से और यहीं पर हमको डायरेक्ट संघर्ष दिखेगा मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच। पृष्ठभूमि हमने पूरी समझ ली है। अब हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 1657 के आसपास हम देखते हैं कि जो शिवाजी आपके हैं वह बीजापुर की तरफ से लड़ रहे थे, हमने अभी देख लिया। इसी समय शिवाजी ने जुन्नार को लूटा था। लेकिन उधर जो मुगल दरबार है वहां पर आप देखें तो अकबर, अकबर के बाद जो आपका जहांगीर है, इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी यही काम किया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने भी यही काम किया। यानी आंतरिक संघर्ष है और लगातार है, पीढ़ी उधर पीढ़ी है। इससे क्या होगा, जो मुगल शक्ति है वह हो जाएगी कमजोर। और जब मुगल शक्ति कमजोर हो जाएगी तो जो स्थानीय शक्तियां हैं वह अपना प्रभाव बढ़ाएंगी। इसी क्रम में जब इन्होंने देखा कि मुगल आपस में ही लड़ रहे हैं
तो अपने क्षेत्र का और विस्तार किया और कोंकण को भी जीत लिया। अब कोंकण क्या है? तटीय क्षेत्र, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्यापारिक क्षेत्र। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आय कम होगी इसकी, मुगलों की। लेकिन अभी शिवाजी डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, अभी वह लड़ रहे हैं बीजापुर की तरफ से। लेकिन जब बीजापुर के शासक ने देखा कि शिवाजी इस तरह से विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि जो कोंकण वाला क्षेत्र है वह योजना का पार्ट नहीं था। वो क्या रहा था? उत्तर से हमले हो रहे थे और दक्कन उनको रोक रहा था। यानी अभी तक जो दक्कन के सुल्तान है वह उत्तर के हमलों से खुद को बचा रहे थे। लेकिन अब शिवाजी ने क्या किया? नई नीति चालू कर दी। नई नीति क्या? विस्तारवादी नीति, यानी मुगलों के क्षेत्रों पर अधिकार करना। मुगल हमला ना करे उससे पहले ही हम हमला कर दे। अब यह नीति है किसकी? शिवाजी की। इससे जो बीजापुर का शासक है वो ही डर गया। उसको लगा कि इस तरह की नीति के साथ अगर यह व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो कल को ना हो कि मेरा ही क्षेत्र कब्जा कर ले। इसी भय के कारण इसने क्या किया? एक व्यक्ति है इनका अफजल खान, इसको भेजा और भेज कर कहा कि जो शिवाजी है उनको कैद करके लाओ। यह घटना कब की है? 1659 की। अफजल खान बहुत ताकतवर व्यक्ति था। इसको लगा कि यह शिवाजी को आसानी से कैद कर लेगा। लेकिन इसके लिए इसने चाल चली, क्योंकि जो शिवाजी है या हम कहें जो पूरे मराठा है वह लड़ते थे गुरिल्ला युद्ध पद्धति से। इसका मतलब क्या? एकदम से हमला करना। यानी मराठे ज्यादा फेमस इसलिए थे या ज्यादा सफल इसलिए थे क्योंकि यह गुरिल्ला पद्धति से लड़ते थे। एकदम से हमले करते थे, पीछे हो जाते थे, फिर अटैक करते थे। इससे जो विपक्षी सेना है वह भले ही संख्या बल में ज्यादा हो, क्योंकि मुगलों के खिलाफ सफलता इसीलिए मिल रही थी, मुगल संख्या बल में ज्यादा होते थे। लेकिन जो आपके शिवाजी है या जो ओवरऑल मराठा है वह इसी पद्धति से लड़ते थे और इससे मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। अफजल खान ने भी यही सोचा कि डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उसने क्या किया? शिवाजी को एक न्योता भेजा। बोला हम लोग आपस में मिलते हैं और मिलकर व्यवस्था को सुलझाते हैं। अभी जो बीजापुर है और शिवाजी जो है इनके बीच विवाद बहुत ज्यादा नहीं है और शिवाजी बीजापुर की तरफ से इससे पहले लड़ रहे हैं, तो अफजल खान से शिवाजी भी मिलने जाते हैं। लेकिन अफजल खान की योजना अलग थी। उसका प्लान था कि शिवाजी को मार दिया जाए। इस बात की सूचना दे दी एक ब्राह्मण ने। उसका नाम क्या है? कृष्ण जी भास्कर। यह पूछा जा सकता है। कृष्ण जी भास्कर ने जाकर शिवाजी को बता दिया कि अफजल खान उनको मारने की तैयारी कर रहा है। अब शिवाजी भी तैयार हो गए। यहाँ पर बात आती है बाघनक की। आपने यह कहानी बार बार सुनी होगी। शिवाजी ने बाघनक पहना था और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने लोहे के कवच पहने थे। अफजल खान शिवाजी से मिलता है। बहुत फेमस यह घटनाक्रम है। अफजल खान गले लगाता है शिवाजी को और गले लगाने के बाद उनकी पीठ पर छुरा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले शिवाजी बाघनक से उसको मार देते हैं। अफजल खान मारा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि मिले कहां पर थे? तो जो प्रतापगढ़ का जंगल है वहां पर यह लोग मिले थे। 2 नवंबर 1659 में अफजल खान की हत्या हो जाती है। अब जब अफजल खान मारा जाता है तो बीजापुर का जो शासक है उसका शक और गहरा हो जाता है। और अब ना केवल बीजापुर का शासक, क्योंकि यह खबर फैल जाती है। अफजल खान को मारना एक बड़ी घटना थी। जब यह खबर फैल जाती है तो मुगल भी अब यह समझ चुके थे कि एक ऐसा व्यक्ति उभर चुका है जो अपने साम्राज्य की नींव रख रहा है। और क्योंकि इनको कहा जाता था हिंदुओं का रक्षक, इनको कहा जाता था गौ रक्षक, यानी जो हिंदू परंपरा है उसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति। अब अगर ऐसा हो रहा है तो यह औरंगजेब के लिए खतरा है, क्योंकि वह स्टेब्लिश करना चाहता है इस्लाम की व्यवस्था। जब अफजल खान को मारा गया तो यह बात उत्तर भारत में भी फैली, दक्कन में भी फैली कि एक ऐसा व्यक्ति अब उभर चुका है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल ना किया गया तो यह अपने क्षेत्र का तेजी से विस्तार करेगा। डर के मारे बीजापुर ने भी यही गलती की कि अफजल खान को भेजा। मुगल भी अब यही गलती करेंगे कि शिवाजी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब औरंगजेब को यह बात पता लगी तो 1660 में, 1659 की घटना है जब अफजल खान को मारा गया, तो 1660 में शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था। इसको बनाया दक्षिण का गवर्नर और भेजा बीजापुर के पास। इसी बीजापुर के साथ शत्रुता थी मुगलों की। लेकिन अब बीजापुर ने भी देखा कि यह तो मेरे ही राज्य के लिए खतरा है, तो मुगल और बीजापुर यह दोनों मिल गए और अब तैयारी करने लगे कि मिलकर मारेंगे किसको? शिवाजी को। शाइस्ता खान का नाम आपको ध्यान रखना होगा, इसी को भेजा गया था। अब जो आपका यह शाइस्ता खान था यह था कहाँ? पूना के किले में। अब यहाँ पर एक बड़ा फेमस नाम आता है जसवंत सिंह का। कहते यह है कि जसवंत सिंह और शाइस्ता खान यह दोनों थे कहाँ? पूना के किले में, बड़ी सेना के साथ थे। लेकिन जसवंत सिंह व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब को नहीं पसंद करता था। उसका कारण यह था कि यह कट्टर हिंदू था, हिंदुओं का समर्थक था। तो औरंगजेब की किसी भी नीति का जो हिंदू विरोधी होती थी
उसका समर्थन यह नहीं करता था। अब औरंगजेब भी इसको हटा नहीं पाता था क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति था। यहाँ तक आप समझिए 1678 में यह व्यक्ति मरता है, जसवंत सिंह, और इसके मरने के बाद ही 1679 में औरंगजेब जजिया लगाता है। यानी औरंगजेब की नीतियों के यह बहुत खिलाफ थे। इसके अलावा इन्होंने दारा का समर्थन किया, इन्होंने शाह शुजा का समर्थन किया। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो औरंगजेब के खिलाफ था उसका इन्होंने समर्थन भी किया। यहां तक आप बाद में पाएंगे कि जो अकबर है, अकबर कौन, औरंगजेब का बेटा, उसका भी समर्थन इस जसवंत सिंह ने किया था। तो जसवंत सिंह और शाइस्ता खान दोनों थे कहाँ, पुणे के किले में। कहते यह है कि जो जसवंत सिंह है यह मिलते हैं शिवाजी से और शिवाजी की मदद करने को तैयार होते हैं। ये बताते हैं कि मुगल सेना बड़ी संख्या में है, आमने सामने की लड़ाई में मुगलों से जीतना काफी कठिन होगा। तो शिवाजी क्या करें, जसवंत सिंह उनको मुगलों की पोशाक दे देंगे, मतलब मुगलों के जो सैनिक हैं उनकी ड्रेस दे देंगे, और शिवाजी और उनके लोग वह ड्रेस पहन के पुणे के किले पर हमला कर देंगे। हमला करना आसान हो जाएगा, मुगल क्योंकि समझ नहीं पाएंगे, और इस तरह से शिवाजी पूना के किले पर ही अटैक कर देते हैं। अब यहाँ भी एक अग्रेसिव पॉलिसी है। इन जनरल क्या होता था, मुगल अटैक करते थे, दक्कन के लोग अपना बचाव करते थे। यहाँ पर दक्कन के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया है और शिवाजी उसमें अग्रणी भूमिका में है। शिवाजी ने पूना के किले पर अटैक कर दिया, इस शाइस्ता खान का अंगूठा काट लिया। अब यह एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। शाइस्ता खान को मारा नहीं, उसका अंगूठा काटा, और अंगूठा काटने के बाद फिर से उसको कहा कि जाके औरंगजेब से मिले और यह बताए कि दोबारा इस तरफ हमला ना करें। अब यह बहुत अपमान की बात होती है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का या किसी योद्धा का सर काट लेना बड़ा आसान होता है, कहीं उसको अगर सर मुड़वा कर भेज दिया जाए, यानी गंजा करके उसको अगर भेज दिया जाए, तो बड़े अपमान की बात होती है, सर कटने से ज्यादा अपमान की बात। इसी तरीके से जब शाइस्ता खान का अंगूठा काट कर भेजा, तो यह अब औरंगजेब के लिए बड़े अपमान की बात है। अब औरंगजेब केवल इसलिए अभियान करेगा कि वह शिवाजी को परास्त कर सके। यहाँ पर आप अंतर समझिए, जो पहला अभियान है वह क्या है, दक्कन पर कंट्रोल। जो दूसरा अभियान है वह क्या है, दक्कन पर कंट्रोल के लिए शिवाजी पर कंट्रोल। लेकिन अब जो तीसरा अभियान होगा वह क्या होगा, शिवाजी पर कंट्रोल, यानी दक्कन पर कंट्रोल हो या फिर ना हो, लेकिन शिवाजी को कंट्रोल करना है। और इस बार भेजा जाएगा जय सिंह को। जय सिंह एक योग्य व्यक्ति है, राजपूत है। घटनाक्रम यहाँ यह है कि जय सिंह शिवाजी से मिलते हैं, बातचीत होती है, किसी तरीके से जो भी हुआ हो शिवाजी राजी हो जाते हैं और एक समझौता होता है। समझौता होता है पुरंदर के किले पर, और संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि। यह संधि हो जाती है। जयसिंह को भेजने का एक बड़ा कारण और था। वह कारण क्या था, अब शिवाजी ने सूरत को लूटना शुरू कर दिया। सूरत क्या था, व्यापारिक केंद्र, और यहीं से जाते थे हज यात्री। यानी मुगलों के लिए यह धार्मिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, दोनों रूपों से बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ बहुत सारा धन था। शिवाजी ने क्या किया, सूरत पर धावा बोल दिया, सूरत को लूट लिया, शाइस्ता खान का अंगूठा काटा, अब सूरत को लूट रहे हैं। मुगलों पर डायरेक्ट हमला। जब सूरत को लूटा गया उसके बाद भेज दिया गया जयसिंह को। पुरंदर की संधि हुई। संधि में यह तय हुआ कि शिवाजी के पास जितने किले हैं उनमें से 23 किले सौंप दिए जाए मुगलों को, और उनमें से केवल 12 किले बचेंगे किसके पास, शिवाजी के पास। पुरंदर का किला शामिल है, मतलब जो 12 किले हैं उसमें। पहली शर्त तो यह हो गई। दूसरी शर्त यह हुई कि अब जो शिवाजी है वह मुगलों की मदद करेंगे। इसके खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ। पहले मुगल समझौता करते हैं बीजापुर से शिवाजी के खिलाफ, लेकिन उनको पता था कि बीजापुर से कुछ नहीं होगा, वो शिवाजी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब शिवाजी से समझौता होता है बीजापुर के खिलाफ, और यह कहाँ तय हुआ, पुरंदर की संधि में। जो शिवाजी के पुत्र है संभाजी, इनको मनसब दी जाएगी, यानी यह मनसबदार बनेंगे, 5000 के मनसबदार। और जो शिवाजी है वह व्यक्तिगत रूप से भी कभी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे या फिर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। अब यह सब कुछ क्यों हो रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात है जयसिंह की, जो यह समझौता करा पाता है। दूसरा, शिवाजी को भी यह लग रहा था कि डायरेक्ट अभी मुगलों से लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि संख्या बल में ज्यादा है, आर्थिक स्थिति में मजबूत है, तो पहले मराठा सेना को मजबूत करना है, और उसके लिए यह जरूरी है कि अभी इनसे डायरेक्ट युद्ध ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं शिवाजी ने यह शर्तें मान ली और संभाजी हो गए मनसबदार। शिवाजी से यह भी कहा गया कि जो बीजापुर के क्षेत्र उन्होंने अपने कंट्रोल में रखे हैं, यानी जिनको छीन लिया है बीजापुर से, उनमें से उन क्षेत्रों को छोड़ देंगे जो कभी मुगलों के कंट्रोल में थे। बात तय हो जाती है। सितंबर 1665 में औरंगजेब भी इस समझौते पर राजी हो जाता है।
यानी एक तरफ शिवाजी समझौता करवा कौन रहा है, जयसिंह और शिवाजी और औरंगजेब। अब तीनों राजी हैं। औपचारिक रूप से मान्यता कब दी औरंगजेब ने? 1665 में। और मान्यता देने के बाद औरंगजेब भी यह समझता था कि शिवाजी से उलझना ठीक नहीं है, तो उसने शिवाजी को खुश करने के लिए क्या भेजा? खिलअत भेजी। अब यह पूछा जा सकता है यह होता क्या था? एक प्रकार का शाही वस्त्र, और यह इसलिए दिया जाता था कि जब बादशाह किसी को स्वीकृति दे कि वह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकता है या फिर वहां का वह प्रशासक है। संधि के बाद क्या हुआ? यानी पुरंदर की संधि के बाद क्या हुआ? भेंट भेजी है औरंगजेब ने। उसके बाद जो आपके जयसिंह है वह शिवाजी को यह बताते हैं कि औरंगजेब उनसे मिलना चाहता है। शिवाजी को भी यह लगा कि संधि हो चुकी है तो मिल लेना चाहिए, लेकिन मिलने के बाद वहां सीन पूरा उल्टा होता है। औरंगजेब को यह लगने लगा था कि उसने शिवाजी को कंट्रोल कर लिया है, शिवाजी को अपना मनसबदार बना लिया है, और मनसबदार भी बनाया है 5,000 का, क्योंकि इससे बड़े मनसब भी होते थे। 7,000 मनसब भी हमको मिलते हैं, जैसे जयसिंह आपके 7,000 मनसबदार थे। तो अब कहीं ना कहीं यह जयसिंह से नीचे है। यह किसको लग रहा है? औरंगजेब। और शिवाजी किस माइंड से मिलने जा रहे हैं कि औरंगजेब से संधि साइन हुई है, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि शिवाजी की तरफ से मनसबदार कौन बना है? संभाजी। यानी संभाजी बराबर हो गए किसके? जयसिंह के। और शिवाजी बराबर हो गए किसके? औरंगजेब के। शिवाजी इस माइंडसेट से जा रहे थे। शिवाजी के साथ कौन कौन गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो एक तो शिवाजी खुद, संभाजी, नीराजी, रावजी और राम बल्लभ माधव, यह सारे लोग मिलने गए। 12 मई 1666 को यह आगरा पहुंचे। लेकिन औरंगजेब दूसरे माइंडसेट से था। उसने क्या किया? इनको छोटे मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया, मुलाकात भी नहीं की। अब इससे जो शिवाजी है वह क्रोधित हो गए। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, दरबार में ही नाराजगी व्यक्त कर दी कि यह आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम मिलने के लिए थोड़े ना आए थे। अब औरंगजेब को यह बात बड़ी खराब लगी, क्योंकि आप समझिए दीवाने खास है। दीवाने खास का मतलब सारे जो मुख्य व्यक्ति हैं, प्रशासनिक पदों के व्यक्ति हैं, वह सारे इकट्ठा है, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर औरंगजेब की ही निंदा कर रहा है, औरंगजेब को ही बुरा भला कह रहा है, वह भी उसके दरबार में। अब जब यह सब कुछ हुआ तो औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को ही कैद कर लिया। शिवाजी और उनके साथ संभाजी। कैद कहाँ किया? जयपुर भवन आगरा में। कुछ लोग यह कहते हैं कि औरंगजेब चाहता है कि इनको कैद कर लिया गया है, अब इनको या तो मार दिया जाए या इनको परमानेंटली जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ काम आता है जयसिंह। संधि करवाई थी जयसिंह ने। जयसिंह किसी तरीके से औरंगजेब को समझाता है कि शिवाजी को मारना बहुत खतरनाक हो जाएगा। यह केवल एक मराठा है। ओवरऑल जो मराठा युद्ध पद्धति है वह पूरी शिवाजी की सिखाई हुई है, या शिवाजी जैसी है। अगर हमने शिवाजी को मार दिया तो जो दक्कन का संघर्ष है वह इतना तीव्र हो जाएगा कि मुगल उसको नहीं रोक पाएंगे। जो भी हुआ हो किसी तरीके से जयसिंह समझा ले जाता है। अब जयसिंह को इस बात का भी मलाल है कि उसी ने संधि करवाई थी, वही मिलवाने लाया था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं शिवाजी कैद हो गए। जयसिंह भी कहीं ना कहीं अपने अंदर हिंदू भावना को बचाए हुआ था, क्योंकि आप समझिए जब तक जयसिंह है या जसवंत सिंह है तब तक औरंगजेब भी बहुत ज्यादा हिंदू विरोधी जो नीतियां हैं उनको लागू नहीं कर पाता है। जैसे जजिया है, मंदिरों को तोड़ना है, जयसिंह और जसवंत सिंह उसको रोक कर रखते हैं। और औरंगजेब को भी यह पता था कि इनके खिलाफ जाकर इस तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक तरफ दक्कन विद्रोही है, पूरा राजपूताना भी विद्रोही हो जाता। उस केस में मुगल सत्ता को बचा पाना कठिन हो जाता। तो जयसिंह धीरे धीरे योजना बनाते हैं, और शिवाजी भी उसमें शामिल है। दोनों लोग मिलकर यह योजना बनाते हैं कि शिवाजी को इस कैद से बाहर निकालना है। तय क्या होता है? कहा यह जाता है कि शिवाजी बीमार है और वह दान करना चाहते हैं, तो वह क्या करेंगे? जो फूल है, फल है और मिठाइयां हैं, यह डेली भेजा करेंगे कहाँ? दान के लिए। तो अब फूलों की बड़ी बड़ी टोकरियां, फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां, मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां, यह जाने लगी बाहर। और किस लिए? दान के लिए। जो मुगल सैनिक है वह इसको चेक करते थे, पर वह डेली देखते थे कि फूल जा रहा है, फल जा रहा है, मिठाइयाँ जा रही हैं। वह भी धीरे धीरे क्या हो गए? केयरलेस हो गए। इन सब के दौरान एक दिन क्या हुआ? एक टोकरी में बैठकर शिवाजी, एक टोकरी में बैठकर संभाजी, यह दोनों बाहर हो गए। मुगलों को जब तक पता लगा तब तक यह लोग निकल चुके थे। अब जब यह लोग निकले तो इनको पता था कि मुगल सेना इनका पीछा करेगी। तो इन्होंने क्या किया, यानी शिवाजी ने क्या किया? भेष बदला। उसके अलावा डायरेक्ट नहीं गए दक्कन, यह आगरा से गए मथुरा, मथुरा से गए बनारस, वहां से गए ग्वालियर, ग्वालियर से गए उज्जैन। यानी घूमते घूमते और अलग अलग रूप रखते हुए कभी साधु बन जाते, कभी किसान बन जाते, कभी किसी और रूप में,
धीरे धीरे घूमते घूमते यह लोग पहुंच गए दक्कन के क्षेत्र में, और मुगल सेना इनको कंट्रोल नहीं कर पाई और ना ही इनको पकड़ पाई। लेकिन अब यह बात स्टेब्लिश हो चुकी है कि मुगल और मराठा इनका सीधा संघर्ष होना तय है। मराठा भी यह बात जानते थे, यानी शिवाजी भी यह बात जानते थे। तो अब उन्होंने उस स्तर की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तैयारी के लिए उनको समय चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक लेटर लिखा। किसको लिखा? औरंगजेब को। औरंगजेब को यह लेटर लिख के कहा कि देखिए, हम एकदम से चले आए, हमने आपको बताया नहीं, तो शायद मुझे बता के आना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ बहुत जरूरी काम था और आप थे नहीं, तो मुझे एकदम से आना पड़ा और मैं चला आया। और रही बात मनसबदारी की, कि देखिए संभाजी तो आपके मनसबदार हैं, अगर आपको लगता हो कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए तो मैं संभाजी को भेज देता हूँ वापस। संभाजी मनसबदार के रूप में काम करते रहेंगे। उस समय जो शहजादा मुअज्जम है, यानी औरंगजेब का बेटा, जो बाद में बनता है बहादुर शाह प्रथम, यह औरंगाबाद में था। तो शिवाजी ने कहा कि वह संभाजी को भेज देते हैं मुअज्जम के पास, और वहां पर मनसबदार के रूप में वह काम करेंगे, क्योंकि मनसबदार संभाजी ही बने थे। यानी जो समझौते की शर्तें हैं वह चलती रहेंगी। अब ऐसा भी क्यों हुआ? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो औरंगजेब अपनी पूरी शक्ति लगा देता शिवाजी के खिलाफ, यानी मराठों के खिलाफ, और शिवाजी को भी टाइम चाहिए था। तो इस तरह से एक लेटर गया। औरंगजेब ने भी समझा कि ठीक है, मान लेना चाहिए बात, हमको तो मराठों पर कंट्रोल चाहिए था और वह कंट्रोल अभी भी है। तो औरंगजेब ने भी क्या किया, एग्री कर लिया। इससे हुआ क्या कि जो आपके संभाजी है वह मुअज्जम के साथ मिलकर काम करने लगे। संभाजी को जो बरार का क्षेत्र है वहां पर एक मनसब और जागीरदारी मिल गई। संभाजी वहां काम करने लगे। इन सब के बीच शिवाजी ने क्या किया, एक झूठी खबर फैला दी कि संभाजी की तो डेथ हो गई है, इसी बीमारी से संभाजी मर गए हैं। और संभाजी है कहाँ? बरार में। और संभाजी को धीरे से बुला लेते हैं अपने पास। अब जब यह खबर फैलती है कि संभाजी की तो डेथ हो गई है, औरंगजेब भी थोड़े समय के लिए केयरलेस हो जाता है। लेकिन शिवाजी की यह चाल थी। कहते यह है कि जब शिवाजी कैद से बाहर निकले, उससे लगभग 1 से 1.5 साल तक संभाजी मुगलों के साथ रहे, मनसबदार वह बने रहे। इन सब के बीच संभाजी ने वहां की पूरी व्यवस्थाओं को समझा, जो बाद में आगे काम आएगी। और उधर शिवाजी ने अपने संसाधन इकट्ठा किए, लोगों को इकट्ठा किया और फिर से एक मराठा शक्ति स्टेब्लिश कर दी। लेकिन पुरंदर की संधि हुई थी, और पुरंदर की संधि के तहत 23 किले सौंप दिए थे मुगलों को। किसने सौंपे थे? शिवाजी ने। अब शिवाजी ने क्या किया, इन किलों को फिर से जीतना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा, मावल। मावल कौन है? पहाड़ी योद्धा। यानी यह ऐसे योद्धा होते थे जो पहाड़ों पर चढ़ने में बड़े एक्सपर्ट होते थे। इनसे होता क्या था, अब यह सब कुछ इन्हीं 1.5-2 सालों में हुआ है। इस तरह की पूरी सेना बनाई गई, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, उनको तैयार करवाया गया। तो मावल क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं कोई पहाड़ है और पहाड़ पर ही बनता था किला, तो रात के अंधेरे में यह आपके जो मावल है वह धीरे धीरे चढ़ जाते थे, क्योंकि यह पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते थे। और चढ़ने के बाद एकदम से हमला होता था, 2 तरफा 3 तरफा चारों तरफ से एकदम से हमला होता था। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति, उसमें भी मराठा ट्रेंड थे। तो जब यह एकदम से हमला होता था तो किसी भी सेना के लिए खुद को संभाल पाना, अपनी रक्षा कर पाना काफी कठिन हो जाता था। तो अब शिवाजी ने फिर से अपने किले जीतना शुरू कर दिया। पद्धति कौन सी इस्तेमाल हुई? मावल योद्धाओं की पद्धति और गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इसमें सबसे बड़ा युद्ध हुआ जो कोंढाना का युद्ध। यह युद्ध हुआ 4 फरवरी 1670 में। इस पर बनी एक मूवी भी आपने देखी होगी। यहाँ पर कौन है? तानाजी मालुसरे, जिनका रोल किया है अजय देवगन ने। तानाजी मालुसरे अपने लगभग 300-400 सैनिकों के साथ या फिर मावलों के साथ रात के अंधेरे में हमला करते हैं और इस किले को जीत लेते हैं। हालांकि बाद में जो आपके तानाजी हैं वह इतनी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि उनको वीरगति मिल गई और शिवाजी को भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन ओवरऑल यह कोंढाना का किला मराठों ने जीत लिया। तानाजी के विषय में शिवाजी कहते हैं कि गढ़ आला और सिंगेला, यानी किला तो मिल गया लेकिन शेर चला गया, यानी तानाजी मालुसरे चले गए। इसीलिए इस किले का नाम रखा गया सिंहगढ़। शेर चला गया यानी सिंहगढ़। मुगलों का किलेदार कौन था, यानी मुगलों की तरफ से कौन लड़ रहा था? उदयभान राठौर। यह नाम भी इंपॉर्टेंट है। उदयभान भी एक बड़ा सैनिक था। तो जब शिवाजी ने या फिर उनकी सेना ने, यहाँ पर शिवाजी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, उनकी सेना ने ही उदयभान जैसे व्यक्ति को हरा दिया, उसको मार दिया, तो उत्तर भारत में या फिर मुगल साम्राज्य में फिर से खौफ फैल गया। अब उनको यह स्पष्ट रूप से पता था कि मराठा किसी भी स्थिति में कंट्रोल में नहीं आएंगे। मराठा लगातार युद्ध करेंगे और उनके क्षेत्रों को वह जीतेंगे। स्थिति यह हुई कि 1670 खत्म होते होते जितने किले पुरंदर की संधि में दिए गए थे, लगभग उनमें से सारे किले
शिवाजी ने वापस जीत लिए। वापस जीतने के बाद अब मुगलों को यह भी बताना था कि हम फिर से आपके खिलाफ हैं और युद्ध कर रहे हैं, और मुगल शक्ति को डायरेक्ट चैलेंज करना था। तो उसका एक सीधा रास्ता था, मुगलों के केंद्र पर हमला किया जाए। जैसा हमला पहली बार हुआ था, सूरत को लूटा गया था, फिर से सूरत को लूटा गया। तो पहली बार कब लूटा था? 1664 में। दूसरी बार कब लूटा? 1670 में। और इस बार और खतरनाक तरीके से लूटा। कहते यह है कि लगभग 3 से 4 दिनों तक सूरत को लूटा गया, और ढूंढ कर लूटा गया। जैसे किसको लूटा? जो अरबी हैं, फारसी हैं, यूरोपीय व्यापारी हैं, भारतीय व्यापारी हैं, जिसमें ज्यादातर क्या है? मुस्लिम हैं। इन सबको लूटा गया। वहीं जो अंग्रेज हैं, डच हैं, इनको नहीं लूटा गया। यानी शिवाजी ने अपनी मर्जी के हिसाब से जिसको चाहा उसको लूटा सूरत में। अब यह दूसरा हमला है। फिर से यह मुगल शक्ति के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कोई सूरत में आकर उनको लूट रहा है, और वह भी अपनी मर्जी के हिसाब से। यानी एक तरफ से नहीं लूट रहा है, जिसको चाह रहा है उसको लूट रहा है, और जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं लूटता है। फिर से बड़ा चैलेंज है। शिवाजी वापस आते हैं सूरत को लूटने के बाद, और अब वह घोषित करते हैं कि वह छत्रपति है। यानी खुद को वह राजा घोषित करते हैं। अब राजा घोषित करने का मतलब, जो दक्कन का क्षेत्र है, अब वहां के राजा कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। और अब मुगलों से डायरेक्ट संघर्ष होगा किसका? मराठों का। और मराठों को लीड करेंगे कौन? शिवाजी महाराज। 6 जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। यह राज्याभिषेक करवाया किसने? काशी के पंडित हैं गंगा भट्ट। और यहीं पर घटनाक्रम आता है कि जो मराठा है वह सिसोदिया वंश से कनेक्टेड है, यानी कि राजपूत हैं। और यह बात स्टेब्लिश कौन करता है? गंगा भट्ट। क्यों करता है? क्योंकि शिवाजी का विरोध होने लगा। लोग यह मानते थे कि यह छत्री नहीं है, यह एक योद्धा है, स्थानीय लोग हैं, मुगलों के खिलाफ भले ही लड़े हैं पर राजा बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन गंगा भट्ट ने यह स्टेब्लिश कर दिया कि यह क्षत्रिय है, सिसोदिया वंश से कनेक्टेड है, राजपूत है, तो इनको राजा बनने का पूरा अधिकार है। अब उस समय की सामाजिक व्यवस्था का यह भाग रहा होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। एक तथ्य यहाँ पर और है, एक यूरोपीय व्यक्ति है, यानी ब्रिटिश व्यक्ति, जो इस राज्याभिषेक में शामिल हुआ है। उसका नाम क्या है? हेनरी ऑक्सिनडेन। यह शायद पूछ ले तो शिवाजी का हो जाता है राज्याभिषेक। यानी अब मुगलों की तरफ से औरंगजेब, और मराठों की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों का होगा सीधा संघर्ष। और यह संघर्ष ही मुगल शक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इससे आगे की घटना को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।